Hello, welcome student. We will understand wildlife resources from 8th class book in geography. बेटा ये छोटा सा पॉइंट हमारा जो पीछे बचा हुआ था उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होता है? इट मीन्स वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज रेफर एनिमल्स, plants and other microorganisms which live in natural habitat are called wildlife resources. It means वो resources, wildlife resources वो होते हैं जिसके अंदर हमारे नेचुरल हैबिटेट में अपने आप जो सर्वाइव करने वाले होते हैं वो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं. इट्स ओके. आप पे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं. तो क्यों है इम्पोर्टेंट, हमने उसको कंजर्वेशन करना है तो क्यों करना है. सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है ये वाइल्ड लाइफ. इट मीन्स प्लांट्स प्रोवाइड वेल्थ. हमें पता है कि प्लांट्स हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है. प्लांट्स प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड वुड एंड रेनफॉल आदि आदि. ये हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाले होते हैं. तो जो प्लांट्स हैं वो हमें मनी प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए हमें इसका कंजर्वेशन जरूरी है. सेकंड, ये शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं. शेल्टर इट मीन्स ये हमें रहने के लिए रेजिडेंस देता है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पे हम इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज पे या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं. बैलेंस इन इकोसिस्टम इट मीन्स फूड चेन प्रोवाइड करवाता है. अगर इसमें एक की भी डेफिशिएंसी हो गई तो दूसरा रिसोर्सेज अपने आप ही डैमेज हो जाएगा. इट मीन्स दूसरी जो स्पीसीज है उसके लिए फूड प्रोवाइड नहीं हो पाएगा. इसलिए हमारे सिस्टम में बैलेंस रखने के लिए, फूड चेन को एस्टेब्लिश करने के लिए इनकी काफी इंपॉर्टेंस है. लाइक हमारे पास गोट होती हैं और टाइगर. तो हमारे पास जो ग्रास होती है वो गोट के लिए, गोट होता है वो टाइगर्स के लिए यूटिलाइज होता है, एक फूड चेन का काम करता है. इसमें अगर एक की स्पीसीज भी डैमेज हो गई तो दूसरे का जो अस्तित्व है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा. इसलिए हर पॉइंट्स पे इसकी इंपॉर्टेंस है. यानी कि ये हमारे पास गोट, ग्रास और टाइगर ये कहाँ पे एग्जिस्ट है? ये वाइल्ड लाइफ इट मीन्स जहां फॉरेस्ट एरिया है वहां पे एग्जिस्ट है, इसलिए इसकी काफी इंपॉर्टेंस. ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है हेल्प इन चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट में हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? अभी समर सीजन है, जहां पे हमारे पास फॉरेस्ट एरिया होगा वहां कम टेम्परेचर होगा. जहां फॉरेस्ट एरिया होगा वहां ज्यादा रेनफॉल होगा, क्योंकि ये मॉइस्चर को तैयार करने में प्लांट्स का रोल होता है. इसलिए ये रेनफॉल के लिए, कम टेम्परेचर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. तो वाइल्ड लाइफ इट मीन्स ये कहें फॉरेस्ट या प्लांट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर चेंजिंग द क्लाइमेट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है डिक्रीजिंग नेचुरल प्रॉब्लम्स इट मीन्स डिजास्टर, लैंडस्लाइड और सुनामी, फॉरेस्ट फायर, ये सारे हमारे पास नेचुरल डिजास्टर होते हैं. अब जहां पे ये प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास वाइल्ड लाइफ ही करेगा. कैसे? लैंडस्लाइड वो तब होता है
जब वे प्लांट्स की डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उसके बाद में अगर प्लांट्स वहां पे होगा तो लैंडस्लाइड नहीं होगा, क्योंकि लैंड जो प्लांट्स है उसकी रूट में जो सॉइल है वो कंजेस्टेड होती है, इसलिए वो लैंड को स्लाइड होने से बचा लेता है। सुनामीज भी तभी आती हैं जब हमारी अर्थ के ऊपर इम्बैलेंस हो जाता है, और उसके बाद में सुनामी से काफी डिस्ट्रक्शन होता है। इसलिए ये जो नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक भी नेचुरल डिजास्टर है, जिसके अंदर अनबैलेंस होने के बावजूद ये हमारी अर्थ पे एक डेंजरियस होते हैं। तो ये डेंजरियस जो कंडीशन होती है उनसे अगर हमें सेफ रखना है तो उसके बाद में हमें अपने इकोसिस्टम में या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में बैलेंस बनाना होगा। तो ये हमारे पास नेचुरल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन यही करते हैं, नेचुरल डिजास्टर से भी यही बचाव करते हैं। ये तो हमारे पास आ गया कि कंजर्वेशन ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है वे ऑफ कंजर्वेशन। हम इसका कंजर्वेशन किस वे से करें? तो फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस। अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च अगर हम करेंगे तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने से लोग अवेयर होंगे, हम उनको उसकी इंपॉर्टेंस, वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस बताएंगे, तो उसके बाद में हमारे पास वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बाय एस्टैब्लिश द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या करते हैं? नेशनल पार्क में हमारे पास उस एरिया में ये प्लांट्स, छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, इन सभी का प्रोटेक्शन होता है। ठीक वैसे ही हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, इसमें स्पेशल एनिमल्स का प्रोटेक्शन होता है। तो इस एरिया के अंदर जहां नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश्ड होगी, उस एरिया में प्लांट्स, एनिमल्स का प्रोटेक्शन अपने आप हो जाएगा। तो हम ज्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इंक्रीज करने के बाद हम वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बाय पासिंग द न्यू लॉज। हमारी गवर्नमेंट नए लॉज निकालती है, इनेक्ट करती है, उसमें कभी टाइगर्स के लिए तो कभी दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए एक ऑफेंस बना देती है कि आपने इसकी अगर हंटिंग की तो वो इलीगल होगा। हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हंटिंग पे बैन लगा रखा है, उसका प्रोटेक्शन होता है और नए नए लॉज इनेक्ट किए गए हैं। तो न्यू लॉ इनेक्ट करने से, पास करने से हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैन द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग पे यानी कि हंटिंग पे बैन लगा दिया। लोग इसकी स्मगलिंग करते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास टाइगर्स हैं, लायंस हैं या एलिफेंट्स हैं, उनको मार करके उसका स्मगलिंग करते हैं, अवैध व्यापार करते हैं, जिससे हमारे पास इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। लोगों का ये इनकम का सोर्स होता है। तो ऐसे अगर वो बैन नहीं लगाया गया तो धीरे धीरे इसकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा रखा है। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए इसकी हंटिंग पे बैन लगा करके हम वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है बेटा CITES, कन्वेंशनल, इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज। इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारी गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर हमारी इंडेंजर्ड स्पीसीज को, इट मीन्स जो लुप्त होने के कगार पे है, जो कुछ समय के बाद में वो स्पीसीज दिखाई नहीं देगी, उस स्पीसीज को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट किया है। और उसके तहत
5,000 स्पीसीज एनिमल्स की और 28,000 स्पीसीज प्लांट्स की प्रोटेक्ट किया। किसके तहत? CITES, इसके तहत। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड फंड ऑफ ए नेचर, WWF, वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड फंड ऑफ नेचर। फंड प्रोवाइड करवाने के लिए एक WWF ऑर्गेनाइज किया है जो 1961 में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। इट्स ओके। अब कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं बेटा, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिए। डिजर्टिफिकेशन। अब जो डिजर्टिफिकेशन है, देखिए किसी भी कंट्री के लिए उस एरिया के अंदर 33% प्लांट्स होना कंपलसरी होता है। जितना उसके पास एरिया है उसका 33% एरिया पे प्लांटेशन होना चाहिए। बट इंडिया हैज 90% ऑफ एरिया कवर्स इन प्लांट्स। केवल और केवल 19 to 20% एरिया प्लांट से कवर करता है। तो ये हमारे लिए एक खतरा, एक डेंजरस कंडीशन होती है। अब हमारे पास होना चाहिए 33, बट हम उस लैंड को, उस प्लांटेशन लैंड को, उस फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में चेंज कर रहे हैं। जो हमने कल्टीवेबल लैंड में चेंज कर लिया, कुछ समय के बाद में वो कल्टीवेबल लैंड हमारे पास डेजर्टिफिकेशन, इट मीन्स अनकल्टीवेबल लैंड में चेंज हो रही है। क्यों? जो प्लांट्स हमारे पास एक मैन्यूर का काम करते थे, वो प्लांट्स डैमेज हो गए। उस एरिया के अंदर, उस फील्ड के अंदर, उस फार्म में हमने केवल और केवल केमिकल फर्टिलाइजर्स ही यूज किए, और केमिकल फर्टिलाइजर से इसकी फर्टिलिटी डैमेज हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद में मैन्यूर तैयार होने वाले प्लांट्स भी नहीं है। अब वो जो एरिया जो हमारे पास कल्टीवेशन में था, वो धीरे धीरे डेजर्ट एरिया में चेंज हो रहा है। तो डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? कल्टीवेबल लैंड्स चेंज इनटू डेजर्ट एरिया या अनकल्टीवेबल लैंड्स। जो कल्टीवेबल लैंड्स थी वो धीरे धीरे अनकल्टीवेबल लैंड में जो चेंज हो रही है या डेजर्ट एरिया में चेंज हो रही है, उसको हम डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। ओके। लैंडस्लाइड यानी कि जो हिली एरिया है उसमें जो स्लाइड होती है, स्लाइड लैंड मास, यानी कि बड़ा सा एरिया, बड़ा सा जो टुकड़ा उस लैंड का नीचे खिसक जाता है, डैमेज हो जाता है, स्लाइड हो जाता है, उसको हम लैंडस्लाइड बोलेंगे। अभी कुछ साल पहले जो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ था, वहां पे ज्यादा रेनफॉल होने से वो हिली एरिया से कुछ लैंडमास कट करके नीचे आ गया, और उसके बाद में सारे रोड या जिस प्रकार का भी उनका रास्ता था वो सारा डैमेज होगा। डैमेज होने से वहां बहुत सारी डेथ भी हुई है, कुछ लोगों की डेड बॉडी भी वहां नहीं मिल पाई है। इस प्रकार से लैंडस्लाइड हमारे पास नेचुरल डिजास्टर है जो एक काफी डिस्ट्रक्शन का काम करता है। आगे हमारे पास आता है बेटा ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस जो डिकम्पोजिट प्लांट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ब्लैक उसमें कलर चेंज, डिकम्पोजिट प्लांट्स जो ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप लोग अपने खेत में जो कूड़ा डालते हैं, जो खाद डालते हैं, तो उस खाद के अंदर ब्लैक कलर होता है। जो डिकम्पोजिट ये होते प्लांट्स होते हैं, उसमें जो कूड़ा आपने डाला था, जो वेस्टेज डाला था, कुछ समय के बाद में वो डिकम्पोजिट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोजिट कर देता है और उसका कलर चेंज हो जाता है, तो उसको ह्यूमस बोला जाता है। वेदर रॉक्स, इट मीन्स रॉक्स, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, यानी कि जो हिली एरिया या फिर ये कहेंगे माउंटेन एरिया, उसको हमें रॉक्स, वेदर रॉक्स से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा वूली इरोजन। देखिए आप लोग इरोजन तो काफी पढ़ा है, बट वूली इरोजन क्या होता है? जब हमारे पास स्लोप एरिया होता है, ऊपर से पानी नीचे आता है,
तो उसके अंदर गहरा एक खाई बन जाती है, एक नाली बन जाती है, जिसको हम गुली इरोजन बोलेंगे। यानी कि इस प्रकार का इरोजन जिसके अंदर एक लंबी दरार क्रैकिंग हो जाती है, लंबी दरार उस अर्थ में आ जाती है, उस एरिया में आ जाती है, तो उसको हमें गुली इरोजन बोलेंगे। तो जो नेशनल पार्क के हम जिक्र कर रहे थे, उसी नेशनल पार्क को मैं मैप में एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। यस, अंडरस्टैंड इट। कुछ नेशनल पार्क हमारे पास है बेटा। ये हमारे पास है डर्चिगांव जम्मू कश्मीर में, सरिस्का ये गुजरात में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, भारतपुर राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान, गिर ये गुजरात में है जो टाइगर रिजर्व किया है, टाइगर के लिए रिजर्व है, कान्हा हम्पी, सतपुड़ा हम्पी, मानस काजीरंगा आसाम जहां एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रोटेक्ट किया गया है, सुंदरवन ये सुंदरवन डेल्टा में है यानी कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे टाइगर्स के लिए रिजर्व किया गया है, नंदनकानन उड़ीसा और सिमली पाल भी उड़ीसा में ही है, पेरियार केरल और अनायुंडी ये तमिलनाडु में। ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपकी बुक में अभी मैप में भरे हुए हैं, तो मैंने आपको ये समझाया है। इट्स ओके।